ठीक है। मीटर स्केल मेड ऑफ स्टील रीड्स accurately 20 degrees Celsius. In a sensitive experiment, distances accurate up to in 1 meter are required. ठीक है। Find the range of temperature in which the experiment can be performed with this meter scale. तो यहाँ क्या देखो, इसने अपने को जो दिया है तो वो कितना देखो, इसने अपने को एक तरह से डेल्टा एल जो दिया है ना वो 0.05 mm दिया हुआ है ना, यानी इसको आप लिख सकते हो 0.0055 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने को रेंज की बात करना है। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं एल की यहाँ बात करूँ तो उसको 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मीटर स्केल है, हमें तो टेम्परेचर की बात करना है। तो फाइंड द रेंज इन टेम्परेचर, तो ये कह रहा है कि इन अ सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट डिस्टेंसेस एक्यूरेट अप टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा दरअसल डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी होगा, यानी डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, है ना। तो रेंज की बात कर रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे दरअसल, इसको प्लस माइनस डेल्टा एल लिखेंगे। तो डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एल बाई अल्फा एल, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी हम बात करेंगे टी माइनस मतलब प्लस माइनस डेल्टा टी, कहने का मतलब आप कुल मिला के ऐसे कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब यही है, इसका मॉड ही ले लो, डेल्टा टी पहले निकाल लो। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, इसका नहीं आता है कैसे आंसर? 11 इंटू 10 टू पावर कितना दिया इसका -6 इंटू एल कितना है 1 सेंटीमीटर, कितना आ रहा भाई ये? तो ये 55 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 11, कितना आ गया? 5 आ गया, यानी 500। इतना जाएगा क्या टेम्परेचर डिफरेंस? गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग? 1 मीटर होगा ना? अच्छा 1 मीटर के लिए, सॉरी 1 मीटर के लिए है ये, मुझे लगा डेल्टा एल के लिए, नहीं 1 मीटर के लिए इतना चेंज आ रहा है। तो इसको ऐसा करो ना, आप 100 से डिवाइड कर लो ना, 100 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। तो हमारे 1 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया? 10 टू पावर -2 और आ गया, तो ये 10 टू पावर -2 कितना आ रहा है हमारे पास में? 5 आ रहा है, तो डेल्टा टी आ गया। अब ये कितना हो सकता है डेल्टा टी? मतलब इसका मतलब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है ना, और मैक्सिमम कितना 25 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, यानी टी की जो वैल्यू है वो 25 और 15 के बीच में। क्या दिया आंसर? सही दिया सो। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट इसमें? तो दरअसल ये 1 मीटर के लिए इतना चेंजेस, इतना वेरिएशन आ रहा है, ये कहना है। तो 1 सेंटीमीटर के लिए मतलब कितना आ जाए उस हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। तो एल मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर ले लिया, डेल्टा एल को उस हिसाब से मैंने ले लिया, ठीक है। क्लियर है भाई? भाई क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में 23, क्या हो जाएगा? 23। तो 23 में क्या हो रहा है यहाँ? एन एल्यूमिनियम कैन ऑफ सिलिंड्रिकल शेप कंटेन्स 500 cc ऑफ वाटर। एन एल्यूमिनियम कैन ऑफ सिलिंड्रिकल शेप कंटेन्स, तो एक एल्यूमिनियम इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप है इसका, और इसका जो वाटर इसमें है वो वॉल्यूम V0 मान लेते हैं, 500 cc है ना, या 500 इंटू 10 टू पावर -2 टू पावर 3, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। द एरिया ऑफ द इनर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैन दिया हुआ है, यानी ये एरिया अपने को दिया हुआ है कितना है? 125 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर है,
All the measurements refer to 10 degree Celsius. Find the rise in the water level if the temperature increases to. तो वाटर लेवल अपने को बताना है. मान लो यहाँ तक है. अभी है कह रहा है कि find the rise in the water level if the temperature increases to 80 degree Celsius. है ना. अभी ये किस पे दिया हुआ है? T डिग्री सेल्सियस कितना दिया है इसका? 10 डिग्री से, मतलब T 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. ठीक है ना. तो ये इस तरह से करेंगे हम लोग. ठीक है. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ये अपने को 10 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है. क्या करना है इसमें? 1 मिनट रुको. कहाँ गया? 23 है ना. An aluminium can of cylindrical shape contains of water. The area of inner cross section दे रखा है. All measurements refer to 10 degrees. Find the rise in the water level if the temperature increases to this one. तो देखो पहले हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी हेड देख सकते हैं कि इसका हेड कितना है ना. अच्छा वैसे भी वाटर लेवल पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ से देख सकते हैं. देखो इसकी हाइट ये h है अपने को, और क्या क्या दिया हुआ है इसने हमें. लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है. ठीक है. एंड एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है, यानी अपने को गामा दिया हुआ है. ठीक है. 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस. और अल्फा यानी एल्यूमिनियम का दिया हुआ है कितना है भाई? 23 इंटू 10⁻, पर डिग्री सेल्सियस. तो आप देखो पहले वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग, है ना. तो पहले वाटर वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो निकाल सकते हैं. तो वाटर का ही दे रखा अपने को, तो कितना इंक्रीज हुआ पहले वो देख लेते हैं. डेल्टा वी, तो वो कितना हो जाएगा? वी नॉट गामा डेल्टा टी, है ना. ये हो गया हमारे पास में. तो डेल्टा भी इंक्रीज कर गया. डेल्टा भी इंक्रीज कर गया. तो अब यहाँ देखो आप, यहाँ अगर इसको देख रहे हो तो एरिया भी तो इसका चेंज होगा. किसका? एल्यूमिनियम का जो कंटेनर है उसका एरिया पाए, तो फिर ये एच हो जाएगा हमारे पास में. ठीक है. तो यहाँ रख, तो वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये एच आ गया. और वी नॉट बाई ए नॉट क्या है? दरअसल ये एच नॉट ही तो है. तो एच इक्वल टू एच नॉट, और ये हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी. आप देखो कि इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी टू पावर -1, यानी h इक्वल टू एच नॉट. ये होगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी. भाई ये क्लियर है? तो मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस गामा डेल्टा टी माइनस ये हो जाएगा 2 गामा
अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। तो हमारे पास ये हमें क्या चाहिए था इसमें, तो ये आ जाएगा दरअसल एच नॉट गामा -2 अल्फा डेल्टा टी, और ये हो जाएगा एच माइनस एच नॉट। दरअसल ये चाहिए था, समझ में आया। और एच नॉट कहाँ से लाओगे आप, वी नॉट बाई ए नॉट, यही एच नॉट है हमारे पास में। इससे नहीं आता है क्या आंसर? इससे आंसर आता है? मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ सर आता है। आता है ना, लिख लो भाई इसको। ये पहले वाला लिख लिया था क्या, उसको भी लिख लो और इसको भी लिख लो। लिख लिया? और यहाँ जो डेल्टा टी है वो कितना है, वो 80 - 10 यानी 70 डिग्री सेल्सियस है। लिख लिया ना? 25 है, लिख लिया? आवाज ही नहीं हाँ आ रही। सर। अच्छा हो गया। अब इसमें जैसे इसने कहा, अभी देखो 25 में किसकी डेंसिटी ज्यादा है यहाँ, बेंजीन की, है ना। तो बेंजीन की डेंसिटी है, वो कह रहा है कि जस्ट सिंक कर जाए। मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे कि ये वुड का, मान लो ये सिलेंडर है ना, और ये मान लो ऐसे फ्लोट कर रहा है, तो वुड की जो डेंसिटी है वो कम है तो फ्लोट करेगा ही। ये जो भी दिया है इसने, ये कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, हमें टेम्परेचर बताना है। तो ये जो भी दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इसकी भी डेंसिटी दिया है रो वुड, और इसकी डेंसिटी दिया है रो बेंजीन, है ना। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। इसने कहा कि जस्ट सिंक कर जाए। जस्ट सिंक कर जाने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की डेंसिटी सेम हो गई, तभी तो जस्ट सिंक कर गया है। तो दोनों की डेंसिटी क्या हो गई, यहाँ सेम हो गई। टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वॉट जो भी होगा, बढ़ रहा है घट रहा, जो भी होगा अपने आप आ जाएगा वो। हमने तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो डेंसिटी दोनों की क्या हो गई, यानी इसका मतलब हुआ
कि रो डब्ल्यू डैश इक्वल टू रो डब्ल्यू 1 प्लस अपने को क्या क्या दिया है इसने, वॉल्यूम एक्सपेंशन दोनों का दिया हुआ है, तो रो डब्ल्यू डेल्टा टी और ये इक्वल टू रो बी बेंजीन 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा टी मिल जाएगा तो डेल्टा टी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टी की वैल्यू आंसर है आपका। कर लोगे? है ना, ये मतलब है। नेक्स्ट कौन सा है? 25 20 16 30 31 32 33। ठीक है, लिख लो इसको 30 करके। तो शॉर्ट एग्जांपल साले कर लेते हैं ना आप लोगों ने। हाँ सर। 30 क्वेश्चन किसने किया? 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। नाम बता दो यार, अगर क्या है तो। नहीं हुआ, देखो कैसे करना था, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन तो है ही। क्वेश्चन ठीक है, मतलब लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? 2 स्टील rods and an aluminum rod of actual length दिया हुआ है and equal cross sectional joined together at their ends as shown in the figure। इसका मतलब है बेंड तो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों साइड एल्यूमिनियम के, अगर इसमें सिर्फ स्टील एल्यूमिनियम होता तो क्या बन जाता? आर्क बन जाता, लेकिन ये आर्क नहीं बन सकता क्योंकि ऊपर नीचे यहाँ स्टील है, तो ये स्ट्रेट रहेगा ये पूरा जो भी सिस्टम यहाँ बना हुआ है। तो ये स्टील है, ये भी स्टील है और ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, इन सबकी लेंथ एल नोट दिया हुआ है, इनिशियल लेंथ ये है, एंड इक्वल एरिया क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, जॉइंड रिजिडली एट देयर एंड्स एज शोन इन द फिगर। ऑल द रोड्स आर इन द स्टेट ऑफ जीरो टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर इनके बीच में कोई फोर्स नहीं आपस में। लेकिन क्या हो रहा फिर? फाइंड द लेंथ ऑफ दिस सिस्टम व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू थीटा डिग्री सेल्सियस। अब थीटा डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? अब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील आर अपने को दिया हुआ है, अल्फा ए अल्फा एस, यंग्स मॉड्यूलस एल्यूमिनियम में सब दिया हुआ, निकालना क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ दिस सिस्टम व्हेन द टेम्परेचर रेज टू थीटा। ठीक है, टेम्परेचर मान लो हमने बढ़ाया, तो यहाँ पहले मैंने मान लिया, क्योंकि अपने को कुछ आइडिया नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि एल्यूमिनियम का ये ज़्यादा है मान लो स्टील से, है ना, और चलो इसकी नहीं, इसकी बात ही नहीं करनी है, बाद में देखेंगे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अल्फा ए ज़्यादा है अल्फा एस से, यानी अगर ये आपस में इनको रखते नहीं, मान लो आपस में अगर ये कंबाइन नहीं होता सिस्टम, तो स्टील का लेंथ ज़्यादा बढ़ता है ना, तो है ना, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ? दरअसल बढ़ना तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन मान लो फाइनल जो बढ़ा वो इतना ही बढ़ा, मान लो कि ये तो यहाँ चला गया और ये सब भी यहीं आ गए, ये फाइनल है मान लो, ऐसा होता। लेकिन एक्चुअल में अभी ऐसा नहीं है, अभी सॉरी, एक्चुअल में ऐसा ही है फाइनली, लेकिन अगर मान लो फ्री होता तो क्या होता? अल्फा ए ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेंथ जो है ना ये ज़्यादा बढ़ती, मान लो यहाँ तक, है ना, और इनकी लेंथ दोनों की यहाँ तक बढ़ती मान लो, क्योंकि एक्सटेंशन हो रहा तो एक्सटेंशन इनका भी होता, है ना, लेकिन मान लो इनकी लेंथ यहाँ तक बढ़ती दोनों की।
है ना। तो हो क्या रहा अब यहाँ, ये दोनों तो मिलकर इसको क्या कर रहे हैं, पास में लाना चाह रहे हैं एल्यूमिनियम वाले को। कहाँ, क्योंकि फाइनल सिचुएशन तो ये हमारे पास में, तो फाइनली ये इसको यहाँ लाना चाह रहे हैं, है ना, और ये इसको खींचना चाह रहे हैं, और ये जो एल्यूमिनियम ये इनको बाहर की तरफ खींचना चाह रही है। तो अल्टीमेटली इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ और यहाँ पहुंच गए। सुन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज करेगी एल्यूमिनियम की, स्टील की कम करेगी, लेकिन स्टील वाला एल्यूमिनियम को खींच रहा होगा और एल्यूमिनियम का स्टील वालों को खींच रहा होगा, स्टील वाला जो रॉड है वो एल्यूमिनियम वाली रॉड को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ओके, तो फाइनली यहाँ ऐसा पहुंच गया। तो करेंगे क्या, इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे अब हम लोग, यानी मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं 2 लेता हूँ पहले, ये तो लॉजिक समझ में आएगी आपको। तो ये मान लो स्टील है और ये एल्यूमिनियम है ना, एक साइड को फिक्स कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दूसरी साइड का देखेंगे हम लोग। तो ये एल्यूमिनियम है, तो इसकी लेंथ यहाँ तक बढ़ती मान लो, है ना। तो इसका मतलब इसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, L0 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी, ये एक्चुअल लेंथ हुई, और इसकी लेंथ मान लो यहाँ तक बढ़ी, है ना, और एक कॉम्प्रोमाइज होके यहाँ तक चला गया, यानी फाइनल जो है वो ये लेंथ है इनकी। ये स्टील है, ये एल्यूमिनियम है ना। तो आप यहाँ देखो ये लेंथ कितनी होती है इसकी, L0 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी होती। ओके, अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, इनको घसीट के कौन लेके जा रहा है, तो इनके आपस में बीच में जो फोर्स है, तो स्टील को वो अर्न है, तो इसका तो इतना जा रहा है, लेकिन इसको कितना लेके गया यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ लेके गया ना। तो यानी स्टील के लिए जब हम लोग बात करेंगे, जो स्ट्रेस यहाँ लग रहा है इसको, तो इसको फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर वाली अगर रॉड की बात करेंगे तो इसको एक्चुअल में देखा जाए तो जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, उसी तरह नीचे वाली को भी F लग रहा है, लेकिन जो एल्यूमिनियम वाला है उसको फोर्स कितना लग रहा है, उसको फोर्स 2F लग रहा है। ये लॉजिक समझ में आया। पहले तो स्टील वाली रॉड को जो फोर्स लग रहा है, जो इसको घसीट के कहाँ ला रहा है, यहाँ इस जगह तक, तो यानी कितना यहाँ से यहाँ लेके गया है, स्टील के लिए भी ये बात कर रहा हूँ मैं। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको। और इसको एक्चुअली ये था, तो लेकिन इसकी लेंथ एल्यूमिनियम की कितनी डिक्रीज होगी, ये इसको कौन घसीट के लेके जा रहा है, 2F फोर्स लेके जा रहा है। तो स्टील की तो लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है दरअसल यंग्स मॉडुलस वाला। यंग्स मॉडुलस ये कहता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये बात समझ में आए पहले तो। हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर, वो 2F कैसे होगा, एक और बार बताइए ना। अरे बेटा स्टील का देखो ना, बीच में है ना दोनों के, इतना तो कॉमन सेंस तुम्हारे में भी यार, मेरे में थोड़ी है, बीच में है ना। तो ऊपर वाली, जब इसको ऊपर वाले के तो समझ मारा कि F लग रहा है, तो फिर इसको क्यों नहीं लगेगा भाई 2F, ऊपर का F नीचे का F तो 2F हो गया ना उस पर। हाँ सर। अरे सिंपल लॉजिक है यार, ऊपर वाले पे जब आप बोल रहे हो नीचे वाले पे भी F बोल रहे हो, तो इसका मतलब इसको 2F लग रहा होगा ना फिर। अरे भाई सबको क्लियर है वाला पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सर। कि एल्यूमिनियम, मैंने 2 ही रोड लिया, तीसरा नहीं लिया, क्योंकि तीसरा स्टील ही तो है, तो स्टील का जैसे होगा उसे दूसरे वाले, इस तीसरे वाले का भी हो रहा होगा। समझ मारी बात। तो अब आप देखो, क्योंकि इसको F किधर लग रहा है, स्टील वाले को इधर राइट साइड, और इसको 2F किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड, तो F इसको लेके जा रहा है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ, यानी ये क्या होता है, F/A होता है ना, डिवाइड बाय डेल्टा L/L होता है। तो डेल्टा L कौन सा डेल्टा L है, तो पहले मैं डेल्टा L इसको 1 मिनट यहाँ ले लेता हूँ मैं,
डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू एफ बाई ए वाई। तो मैं पहले स्टील वाले के लिए लिख लेता हूं। तो क्या लिखूंगा, डेल्टा एल स्टील बाई, इसकी इनिशियल लेंथ क्या लिखूंगा, इनिशियल लेंथ है 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। इनिशियल लेंथ ये मानी जाएगी क्योंकि एक्सपेंशन के बाद ही तो घसीटा है उसने वहां, ठीक है। और ये इक्वल टू कितना लग रहा है, तो एफ बाई ए वाई एस ये होगा। एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एल ए एल नॉट, इनिशियल लेंथ कितनी मानेंगे इसकी, 1 प्लस अल्फा, क्योंकि इसकी तो लेंथ फाइनली कम हो रही है, लेकिन ये हम लोग 1 प्लस अल्फा इनिशियल लेंथ तो ये मानेंगे ना इसकी, ए डेल्टा टी, और ये इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2f बाई ए वाई ए लिखेंगे। ये बात समझ में आई? है ना। अब यहाँ देखो आप, फाइनली लेंथ इनकी क्या हो रही है, फाइनल लेंथ तो ये हो रही है, फाइनल लेंथ दोनों की ये हो रही है ना। तो इसका मतलब है इसको कितना इंक्रीमेंट मिला यहाँ से, डेल्टा, है ना। तो आप ये देखो, क्योंकि रिलेशन निकालना पड़ेगा ना अपने को, बाय एक्चुअल लेंथ, तो फाइनली तो ये लेंथ इंक्रीज हुई इनकी, तो ये लेंथ अगर इंक्रीज हुई तो डेल्टा एल एस, क्योंकि ये जो लेंथ है ये तो डेल्टा एल एस है, और इसकी भी ये जो लेंथ है ये डेल्टा एल ए है ना। तो मैं क्या करूँगा, कर रहा हूँ अभी यहाँ, यानी डेल्टा ये लेकिन ये जो लेंथ लिखा है ये एक्सपेंशन की वजह से थोड़ी है, डेल्टा एल एस, ये स्ट्रेन की वजह से है। डेल्टा एल बाई एल क्या है, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो यहाँ डेल्टा एल एस डैश जो है ना वो कितना है, एल नॉट अल्फा ए डेल्टा टी है, और डेल्टा एल एल्यूमिनियम डैश ये एल नॉट, अरे यार उल्टा कर दिया, ये ए से दरअसल है ना, ये अल्फा ए डेल्टा टी है। अब यहाँ जो फाइनल लेंथ तो वो ये है ना, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एल एल्यूमिनियम डैश डेल्टा एल ए, और ये इक्वल टू है डेल्टा डेल्टा एल एस डैश प्लस डेल्टा एल एस है। ये लॉजिक समझ में आया, पहले तो ये बताओ मुझे। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको, क्योंकि टोटल फाइनल लेंथ ये होना चाहिए, ये लेंथ है, ये डेल्टा एक्स है, यानी ये डेल्टा एक्स है एक्चुअल में, ये कहने का मतलब मेरा ये। तो उसका तो ज्यादा हुआ था ना, वो आता ना टोटल लेंथ जो बड़ी थी उसकी, और डेल्टा एल ए क्या होता है, स्ट्रेन की वजह से आया है, लेकिन जो एक्चुअल लेंथ जो इंक्रीमेंट हुआ टेम्परेचर की वजह से, तो ये होना चाहिए था ना, लेकिन ये तो हुआ नहीं, तो ये रख देंगे। चलो भाई, तो अल्फा एल एल नॉट अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा एल ए, निकालना क्या था, पूछ क्या रहा है, तो लेंथ कैसे निकालें, तो लेंथ पूछ रहा तो सिस्टम की, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, अपने को एफ भी मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी। तो पहले तो एफ निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो एफ कहाँ से निकालेंगे, डेल्टा एल ए यानी 2f एल नॉट 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ए बाई ए इक्वल टू रहेगा एल नॉट अल्फा एस डेल्टा टी प्लस डेल्टा एल एस, यानी एफ एल नॉट 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ए वाई एस। यहाँ से एफ मिल जाएगा, और एफ मिल जाएगा तो किसी एक में आप रख दीजिएगा, तो फाइनल लेंथ मतलब डेल्टा एक्स प्लस एल नोट आ जाएगा। कर लोगे, यहाँ से इन दोनों से एफ निकाल लो,
इन दोनों को सॉल्व करके एफ निकाल लेंगे और रख देंगे किसी एक में, तो आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, और डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी दरअसल थीटा माइनस जीरो ही है, यानी थीटा ही है। आगे बात सुन में किस तरह से करना था, लिख लो इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं खैर। भाई आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है 31। लिख लिया सबने? एक मिनट। एक मिनट। तो अपने को दरअसल डेल्टा एक्स प्लस एल नॉट चाहिए। ठीक है, लिख लिया? हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट है 31। स्टील बॉल इनिशियली एट प्रेशर ऑफ दिस वन। अब देखो एक स्टील बॉल है और ये अभी जो यहाँ का प्रेशर है पी है उस पर है,
जो कि 1 इंटू 10⁵ पास्कल है, 1 ATM है। हीटेड फ्रॉम इसको 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस तक। Still ball initial pressure of this is heated from 20 to 120 keeping its volume constant। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। क्या है भाई, ये करना क्या है? थोड़ा क्वेश्चन का है। फाइन पूछ रहा फाइंड द प्रेशर इनसाइड द बॉल। वॉल्यूम को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील भी दिया हुआ है, ठीक। तो हो क्या रहा है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सीधी सी बात है कि इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। तो वॉल्यूम मान लो बढ़ के ये हो जाता है इसका। तो आप ये देखो कि इनिशियल जो वॉल्यूम है उसका V0 इक्वल टू, मतलब V0 ही था बाद में वॉल्यूम कितना हो गया इसका, तो V0 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी तो हमारे पास में 100 डिग्री सेल्सियस है, 120 - 20, तो ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। लेकिन ये तो एक्सपेंशन की वजह से हुआ ना, जब टेम्परेचर बढ़ाया तभी होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में इसका वॉल्यूम तो यही है। इसका मतलब क्या किया गया कि हम लोग यहाँ इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बल्क मॉडुलस वाला, माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई बी इक्वल टू हो जाएगा बी, क्योंकि ये क्या पूछ रहा अपने से, फाइंड द प्रेशर इनसाइड द बॉल पूछ रहा है कि अंदर का प्रेशर कितना होगा इसका। तो इसका वॉल्यूम हम लोग कहाँ ले गए, यानी इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या मानेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ यहाँ कि दरअसल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है डेल्टा वी बाई बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम कितना कम हो गया, देखो इसका, तो V - V0 इक्वल टू V0 3 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ तो मॉड ले लेंगे हम लोग, है ना। तो ये हमारे पास आ गया, तो डेल्टा V, तो V - V0 बाई, अब इनिशियल जो वॉल्यूम आना है वो दरअसल ये वाला वॉल्यूम है, लेकिन 3 अल्फा डेल्टा टी V0 के कंपेरिजन में स्मॉल होगा, इसलिए हम लोग यहाँ V0 ले लेंगे, तो 3 अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। तो हमारे पास में डेल्टा पी ये आ जाएगा B 3 अल्फा डेल्टा टी। तो ये एक्सेस प्रेशर है, दरअसल ये क्या है, एक्सेस प्रेशर है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा लेकिन अपने से, ये कौन सा प्रेशर हुआ है, तो एक्सेस प्रेशर हुआ ना, ठीक है। तो पहले तो ये निकाल लेते हम लोग, ये कितना दिया है इसका अल्फा, तो कितना आ रहा भाई, ये देखो यहाँ से, तो ये आना चाहिए हमारे पास में, ठीक है। चलो कितना आ रहा है, तो ये तो एक्सेस प्रेशर आया है इसका, तो बी कितना है इसका, बी कहाँ गया, 1.6 इंटू 10⁻11 इंटू 3 इंटू अल्फा कितना है 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी कितना है 100 तो डेल्टा पी आ गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, मल्टीप्लाई करो तो इसको, कितना हो रहा भाई, 36 इंटू 1.6 इंटू कितना हो गया 5 इंटू 10⁻7 आ गया है। तो ये तो डेल्टा पी हुआ है मल्टीप्लाई करो तो 36 इंटू 1.6 कितना आ गया है 57.6 है ना, इंटू 10⁻7, ये तो डेल्टा पी हुआ, ले तो एक्सेस प्रेशर होना यानी, लेकिन P - PA ये इक्वल टू होगा ना, तो कितना आ गया 57.6
6 इंटू 10⁻7 और वो कितना भाई, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 57.6 इंटू 10⁻7 प्लस 1 इंटू 10⁻5, यही है ना भाई। जोड़ो कितना हुआ, क्या आंसर इसका? उसको कितना लिख सकते हो 5760 इंटू 10⁻5 प्लस 10⁻5 यानी 5761 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 10⁻5 और अगर यहाँ देखें तो 5.76 इंटू 10⁻8 पास्कल आ जाएगा। ये आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आया कॉन्सेप्ट? सर एक मिनट रुको। कहाँ गया, लिख लो इसको। तो ये कॉन्सेप्ट हमने वैसे तो मैंने वहाँ भी बताया था आपको, कहाँ साउंड वेव में भी। नेक्स्ट हमारे पास में 32। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 के बाद 32 33। So that the moment of inertia so that the moment of inertia of solid body of any shape changes with temperature as। तो देखो होता क्या है, कोई भी बॉडी की जब हम बात करते हैं, है ना, तो और जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लो जैसे कि डिस्क ले लेते हैं, है ना, तो आपको मालूम है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसके अबाउट। अगर इसका मास m है, रेडियस r है, तो I इक्वल टू mr² होता है बाई 2। अगर रिंग होता तो mr² होता है ना, और अगर स्फीयर होता तो डायमीटर के अबाउट, मास m है, रेडियस r है, सॉलिड होता तो 2m/5 mr²। मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ, ये r² आ रहा सब में, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर ये बात कर रहा है तो शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी ऑफ एनी शेप चेंजेस विद टेम्परेचर, है ना। तो आप देख रहे हो टोटल मास तो वही रहेगा, यानी इसका मतलब है कि I इक्वल टू मैं k r² ले लूँ, ज़्यादा अच्छा है ना। k r² ले लेते हैं। ये मान लो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है, तो I नॉट इक्वल टू ये, या अल्फा क्या है दे रहा है, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है ना। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, कि भाई के तो चेंज करेगा नहीं उस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये क्वांटिटी कभी चेंज नहीं करेगी। अगर मान लो ये डिस्क ले लेते हैं तो ये m/2 ही रहेगा, तो रहेगा ये डिस्क के लिए,
ये एम ही रहेगा तो एम ही रहेगा यहाँ, आ रही बात समझ में, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, mr²/2, और इसके रेडियस बड़ा, बस रेडियस की वजह से चेंज होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ गया होगा। 2/5 m, ये भी चेंज नहीं करेगा, भले आप बढ़ाते जाओ, टोटल मास तो वही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट तो वही रहेगा, बस रेडियस चेंज होने की वजह से 2mr²/2, यानी आर चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, इसलिए मैंने यहाँ के ले लिया जो कि कांस्टेंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आर को क्या लिखोगे आप, r0 1 + अल्फा, चेंज कितना हो रहा है इसमें, थीटा चेंज कर रहे हैं, 0 से थीटा ले जा रहे हैं, है ना, तो डेल्टा थीटा कितना हो गया, डेल्टा टी कितना हो गया, मतलब थीटा हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, तुम्हारे पास आ गया के r0 का होल स्क्वायर 1 + अल्फा थीटा का होल स्क्वायर। और इसका मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल था, याद हो तो आपको, भाई डेल्टा टी लेस देन 1 था, तभी तो ये फॉर्मूला लाएं। इसका मतलब कि r0 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 अल्फा थीटा लिख सकते हैं ना, तो कितना हो गया, I = I0 1 + 2 अल्फा थीटा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लिख लो इसको। नेक्स्ट है 33। लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 33, इसने कहा टॉर्जनल पेंडुलम। टॉर्जनल पेंडुलम कैसा होता है, ये एक वायर होता है और यहाँ सॉलिड डिस्क है, यानी ये डिस्क इस तरह से दिया है, टॉर्जनल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिस्क कनेक्टेड टू थिन वायर, ये थिन वायर है जिसका अल्फा दिया है एट इट्स सेंटर। टॉर्जनल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिस्क कनेक्टेड टू थिन वायर एट इट्स सेंटर, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड बिटवीन पीक विंटर एंड पीक समर। अच्छा, ये अल्फा वायर से तो कोई मतलब ही नहीं यार, अरे बस में find the percentage change in the time period between peak winter and peak summer। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, देखो ये अल्फा जो है इसका दिया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा, तो इसने कहा कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड। पहले तो ये देख लेते हैं, सी इसका टॉर्जनल कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं करना चाहिए, अगर चेंज कर रहा है तो अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है तीन वायर का, तो सी चेंज कर सकता है, कुछ तो फॉर्मूला था फिर तो यार। फिर तो रेडियस भी चेंज होगी, इसकी लेंथ भी चेंज होगी। इसका मतलब डिस्क का मानना पड़ेगा फिर तो। हाँ, एक मिनट रुको यार, मैं उसमें जाता हूँ, इलास्टिसिटी विस्कोसिटी में फॉर्मूला दिया है, एक मिनट वो फॉर्मूला में देखता हूँ क्या है।
लेकिन ये तो रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है वायर की। फिर ईटा इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आर इज रेडियस एंड लेंथ ऑफ द वायर रेस्पेक्टिवली। तो सी चेंज कर जाएगा। क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला होता है टॉर्जनल कांस्टेंट का, पाई एटा आर टू पावर 4 बाई 2l। तो l जो कि ये जो वायर है ना इसकी लेंथ है ये, और ईटा ईटा लेकिन इसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। ईटा तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा केवल डिस्क का दिया भाई, इसमें तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। चलो देखते हैं, इसका मतलब डिस्क का होना चाहिए। ठीक है, पता नहीं अजीब इंफॉर्मेशन दिया हुआ इसने। चलो मैं डिस्क का मान के कर रहा हूँ। तुम्हारे पास ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया। इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा यहाँ। तो लीनियर अपने को दिया हुआ है, जिसने कहा टाइम पीरियड। तो आपको ये मालूम होगा सी थीटा इक्वल टू आई अल्फा होता है, आई जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सी बाई आई थीटा यानी ये ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा इक्वल टू हो गया रूट सी बाई आई, और ये इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक है, तो हमारे पास में कैपिटल टी आ गया। ये किस में परसेंटेज में पूछ रहा है? परसेंट चेंज द टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो चलो इसको मान लेते हैं कि ये टी नॉट है, तो ये आई नॉट है। तो 2 पाई बाई कैपिटल टी इक्वल टू सी बाई ये क्या हो जाएगा, आई नॉट 1 प्लस 2 अल्फा, क्योंकि किस किस के बीच में पूछ रहा है लेकिन ये कोई बात नहीं, इसको डेल्टा थीटा ले लेता हूँ मैं, और ये स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से टी नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, 2 पाई रूट आई नॉट बाई सी, और यहाँ से टी मिलेगा अपने को 2 पाई रूट आई नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई, एक मिनट ये जो लिया ना मैंने टी नॉट, ये दरअसल 0 डिग्री सेल्सियस पे ले रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है। और ये बाई सी है ना, इसका मतलब है ये तो टी नॉट मान लो उस पर है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो एक काम करते ना, इसका मतलब उसको तो बात ही मत करो, फिर ये ले लो आप। तो टी 1 ले लेते हैं, तो 2 पाई ये हो जाएगा आई नॉट 1 प्लस 2 अल्फा 5, मैं 0 के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ बाई सी, और T2 हो जाएगा 2 पाई रूट आई नॉट 1 प्लस 2 अल्फा 45 डिवाइडेड बाई सी। तो हमें चाहिए T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू 100। ठीक है, तो रखो भाई इसमें एक चीज़ और है यहाँ, अगर मैं ये वैल्यू रखता भी हूँ तो यहाँ मिलेगा मुझे 1 प्लस 90 अल्फ़ा टू पावर हाफ माइनस 1 प्लस हो गया 10 अल्फ़ा टू पावर हाफ डिवाइड बाई, तो इसका मतलब यहाँ से लेके जाएंगे तो 1 प्लस 10 अल्फ़ा टू पावर हाफ इंटू 100। तो 1 से तो 1 ये तो हो गया 1, हो गया 45 अल्फ़ा माइनस 1 प्लस हो गया 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस 5 अल्फ़ा इंटू 100। तो कितना आ गया है, 40 अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 प्लस 5 अल्फ़ा इंटू 10। क्या दिया इसका आंसर यार, तो 40 इंटू, एक मिनट कितना दे, सॉरी 40 इंटू 2.4 इंटू
10 to power minus 5 divided by 1 plus 5 into 2.4 into 10 to power minus 5 into 100 कितना आ रहा है देखो, ये हो गया 96 और ये कितना हो गया 10 टू पावर माइनस 3। अच्छा नीचे वाला तो नेग्लिजिबल हो जाएगा 1 के कंपैरिजन में, तो अल्टीमेटली ये आ गया, तो ये आंसर आना चाहिए। कितना आ रहा है, ये आ रहा है आंसर परसेंटेज में। बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ये T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू 100 था ये। और ये नीचे वाला जो है देख लो आप कितना जा रहा है 12, यानी 1 के कंपेरिजन में स्मॉल ही है, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, लिख लीजिए। तो इसका नहीं था दरअसल, ये भी इसमें भी चेंज कर सकता है वो, तो ये फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे। और किसका दिया था, एक तो ये हो गया था कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपेंशन का, ये कैलोरीमेट्री वाला नीचे वाला है ना। लिख लिया? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। लिख लिया नहीं? हाँ सर। लिख लिया?
लिख लिया? लिख लिया कि नहीं लिखा भाई? हाँ सर, लिख लिया। हो गया सर। बस ये था ना लास्ट क्वेश्चन इसका तो। हाँ, अब उसका बताओ, उसमें भी ये डाउट दूसरे वाले पार्ट में, कैलोरीमेट्री वाले में। वो तो थर्मल एक्सपेंशन का था ये। नहीं है, किया है कि नहीं किया? अरे आपकी आवाज ही चली गई आप लोगों की तो, या मेरी आवाज चली गई है? कुछ तो हुआ है। बताइए। नहीं किया तो फिर सर, पढ़े। आपने ग्रुप पे यही भेजा था। हाँ, ग्रुप पे भेजा था ना ये। हाँ एनसीईआरटी का आपने दिया था। नहीं, ये ग्रुप वाला कर ले, कैलोरीमेट्री वाला ये कह रहा हूँ मैं। हाँ सिर्फ सर इतना इतना ही ही था। दिया था। इतना ही इतना था? ही था सर। नहीं नहीं, ये इतना कहाँ था, ये भी तो था ना, एल्यूमिनियम वेसल ऑफ मास एक, ये भी तो था। ये तो था ही ऊपर वाला, फिर 2-3 पेज और भेजे थे ना शॉर्ट क्वेश्चन। देखो आप वापस से जाओ, नवंबर 8 नवंबर के उस पे जाओ। सॉल्ड हाँ एग्जाम्पल। सर। हाँ, शॉर्ट एग्जाम्पल है ना इसके कैलोरीमेट्री वाले, फिर ये अनसॉल्ड क्वेश्चन भी दिए थे मैंने एक्सरसाइज के, 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन भी तो दिए थे। फिर से चेक करना हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो करते हैं। इसमें क्या क्या हो गया था इसका बताओ आप तो। इसमें क्या क्या सेल्फ करवा गया था? इंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिप्स पढ़ाया था लास्ट। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस वाला हो गया था ना पार्ट। चलो नेक्स्ट है ईएमआई। ईएमआई में हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं सिंबल ऑफ इंडक्टर। यानी हमने रिंग की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस निकाला, सोलेनॉइड की वजह से निकाला, है ना। फिर हमने कोएक्सियल केबल का निकाला, टॉरॉइड का निकाला, फिर हमने इनफाइनाइट स्ट्रिप्स का निकाला। यानी इन सबको हम बोलते हैं इंडक्टर। तो यानी इस, है ना, सबकी अपनी अलग अलग इंडक्टेंस होगी, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर। अब अगर मान लो इंडक्टर लगाए तो वो इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हो सकती है, मालूम है, सर्किट के अंदर इनफाइनाइट स्ट्रिप्स लगी होगी, इसका मतलब, लेकिन उसको हम लोग एज ए इंडक्टर ही ट्रीट करेंगे। तो उसका जो सिंबल होगा वो सिंबल ये होगा। जैसे कैपेसिटर का सिंबल हमने देखा, पैरेलल प्लेट्स थी। हमने रेजिस्टेंस का सिंबल देखा कि सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं उसको। हमने बैटरी का भी सिंबल देखा, उसी तरह इंडक्टर का भी होगा, तो ये सिंबल होगा। ओके, तो ये तो सेल्फ इंडक्टेंस से बताए थे, क्वेश्चंस किए थे बस हमने ना, और कुछ क्या बताया था? और तो कुछ था नहीं। अब यहाँ आओ, आप देखो इस पर, इसी शीट में जाइए, थ्योरी वाले पार्ट में। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे आप आइए, कहाँ गया वो, जैसे क्वेश्चन है मान लो 23, है ना। तो लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं, ये इंडक्टर है, इसकी इंडक्टेंस क्या होगी यहाँ? इसकी इंडक्टर होगी एल, इंडक्टेंस होगी, सेल्फ इंडक्टेंस होगी एल इस इंडक्टर की। तो अब इसमें कुछ दो केस है, पहले दो केस समझ लेते हैं। इफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीजिंग, तो अगर
इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो टाइम के साथ अगर इंक्रीज कर रहा है और करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ, क्या प्रॉब्लम हो गया यार, क्या प्रॉब्लम होगी इसमें। मेरे नोट्स कहाँ चले गए भाई, पता नहीं डिलीट हो गए, क्या हो गया भाई। भाई सबने लिख लिया था ना वो, वैसे तो रिकॉर्डिंग है आप लोगों के पास में। हाँ सर। सिंबल के बारे में बात हो गई थी हमारी, है ना, तो मैं बात कर रहा था कि इफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीजिंग, अगर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, दरअसल यहाँ करंट की डायरेक्शन ये है, ये आई करंट है और आई टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये इंडक्टेंस है, तो यहाँ हो जाएगा दरअसल ये प्लस ये माइनस, ये एल और ये डी आई बाई डी टी, तो ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इंक्रीज करेगी ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो मैंने बताया लेंज लॉ से देख लेंगे। दूसरा है कि इफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिक्रीजिंग, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर है और इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर ही है, लेकिन और करंट भी इधर ही है, लेकिन करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो करंट अगर डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ तो क्या करेगा, उसको सपोर्ट करना चाहेगा, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इस तरह से होगा, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। क्लियर, तो अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम्पल 23, में क्या कह रहा है ये कि हमारे पास में एक इंडक्टर दिया हुआ है और एक ये V वोल्ट की बैटरी भी गिवन है और ये रेजिस्टेंस यहाँ है, तो ये B है, ये A है,
इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, इसका जो सिंबल होता है वो तो बात हो गई। इसका जो ऐसा यूनिट है वो दरअसल हेनरी होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो हेनरी है। तो ये एल अपने को दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट है और ये 2 ओम दिया हुआ है। हमें बी ए माइनस बी बी चाहिए। तो पहले केस में करंट क्या कर रहा है, यहाँ आई डी इंक्रीज कर रहा है और आई की वैल्यू यहाँ दिया है इसने 2 एम्पियर है। और अपने को सॉरी इसमें तो कांस्टेंट ही कह रहा है, तो सेकंड केस प्ले ले लेता हूँ। चलो सेकंड केस में क्या कह रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यानी डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड है। तो इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, यानी इस केस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए, वी ए माइनस बी भी चाहिए यहाँ। तो आप देख रहे हो कि करंट इधर है लेकिन इंक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये प्लस माइनस ये एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में 2 एम्पियर है, ये 5 वोल्ट है, ये प्लस है माइनस है, ये बी है, ये ए है, ये 2 ओम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी प्लस 5 प्लस 2 इंटू आई। आई कितना है 2 है, तो एल कितना है 1, ये कितना है 1 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 1, कितना हो गया भाई मिला के? कौन बताएगा? 2 प्लस यानी हो गया हमारे पास में कितना हो रहा है, दूसरे वाले में कितना आंसर आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है? तो कुछ गड़बड़ क्या? आई की वैल्यू 2 है ना, सॉरी मैं भी क्या यार 2 है, आई की वैल्यू कितना है 2 है, तो 4 और 5 यानी हो गया 10 वोल्ट। भाई बात समझ में आ गई? हाँ सर। पहले वाले पार्ट में ये कह रहा है कि आई कांस्टेंट है। अगर आई कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया तो इसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया, 0 हो गया। यानी हमारे पास इसका मतलब है कि E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी क्या हो गया है, 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, क्योंकि कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा ही क्यों? बात समझ में आ गई? तो इसका इंड्यूस ईएमएफ तो 0 हो गया। ये प्लस ये माइनस, ये 5 वोल्ट है, ये 2 ओम है और ये बी है। तो क्या लिखोगे आप, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया है, 9 वोल्ट हो गया। थर्ड केस में क्या कर रहा है, 2 एम्पियर करंट तो है लेकिन ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ क्या लिखोगे आप, क्योंकि ये इसको सपोर्ट करना चाहेगा, इसका मतलब ये होना चाहिए यहाँ, ये माइनस ये प्लस और ये एल डी आई बाई डी टी, ये पॉइंट ए, ये प्लस माइनस करंट अभी भी इसमें 2 एम्पियर इधर ही जा रहा है, तो ये बी। तो क्या लिखोगे आप यहाँ, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी बी माइनस वी बी इक्वल टू माइनस 1 इंटू 1 प्लस 5, ये 2 ओम है, 5 वोल्ट है, प्लस 2 इंटू 2, तो कितना आ गया है, 8 वोल्ट आ गया। यही आंसर है। सर ऊपर का पार्ट दिखा सकते हैं? एक मिनट रुको, ये भी लिखना था ना, ये भी लिख लो।
लिख लिया? सर लिख लिया? थोड़ा का पार्ट दिखा सकते हैं? लिख लिया सबने? हाँ सर। सर अब क्या है कि हमने कैपेसिटर पढ़ा है, ठीक है, और अभी इंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस है कि और कुछ एक पॉइंट सेम भी है। तो डिफरेंस तो यह है कि हमने देखा कैपेसिटर जब अनचार्ज होता है t=0 पर, जब उसको चार्ज करते हैं, तो अगर उसके साथ में कोई रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है तो उस सर्किट का अपना टाइम कांस्टेंट होता है R/C, ठीक है। तो हमने देखा कि वो जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लेता है ना। तो t=0 पर लेकिन इस पे चार्ज क्या आता है? 0, यानी t=0 पर कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस लेस वायर की तरह बिहेव करता है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद, वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यहाँ उल्टा है। यहाँ क्या करता है
टी इक्वल टू 0 पर ये जब ये अनचार्ज होता है यानी कोई चार्ज यानी कोई करंट नहीं होता है सर्किट में, तो ये टी इक्वल टू 0 पर एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और स्टेडी स्टेट यानी टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये एक रेजिस्टेंस लेस वायर की तरह काम करता है। तो एक बेसिक डिफरेंस तो ये है। दोनों में समानता क्या है, मतलब सिमिलरिटी क्या है कि वो उस पे टी इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 होता है कैपेसिटर पे, इसमें क्या होगा टी इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट 0 होगा। उसका रीजन क्या है, होता क्या एक्चुअल में जो इंडक्टर है वो अपोज करता है यानी इमीडिएटली वो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है ना उसको चेंज नहीं होने देता है। और हमने देखा है इंडक्टर के अक्रॉस या कोई भी, जैसे हमने कई सारे केसेस देखे थे तो उसमें टोटल फ्लक्स क्या लिया था हमने, एल इंटू आई लिया था। तो ये टोटल फ्लक्स होगा उस इंडक्टर के थ्रू, चाहे वो कोइल हो सकता है, चाहे वो सोलेनॉइड हो सकता है, टोरॉइड हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, स्ट्रिप्स हो सकती है इनफाइनाइट, ये सब क्या इंडक्टर ही है। ठीक है, तो इसमें करंट क्या होगा टी इक्वल टू 0 पर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स ये इमीडिएटली चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, तो एक नोट यहाँ लिखूंगा मैं, तो वो काम आएगा अपने आगे चल के। इंडक्टर change, inductor does the magnetic flux just after making the connection। तो ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो अभी काम आएगा हमारे ये, इमीडिएटली वो फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा कि t इक्वल टू 0 पर अगर हमने कनेक्शन बनाया है तो t इक्वल टू 0 माइनस पर फ्लक्स 0 था, तो t इक्वल टू 0 प्लस पर भी फ्लक्स 0 रहेगा, यानी इमीडिएटली फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब यही है कि वो कैसे भी हो इमीडिएटली फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल कांस्टेंट है तो आई को भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा, है ना। तो अगर पहले फ्लक्स 0 था तो एल तो कांस्टेंट है मान लो, इसका मतलब आई को 0 होना पड़ेगा क्योंकि फ्लक्स तो 0 था। तो फ्लक्स 0 है इसका मतलब, क्योंकि एल तो 0 होगा नहीं, जब एल 0 होगा नहीं क्योंकि एल तो कांस्टेंट है, तो अगर मान लो फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब आई को 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो सिंस फाई इक्वल टू क्या होता है एल आई, है ना, तो एल तो कांस्टेंट होगा, तो अगर फाई 0 है तो एल भी 0, आई भी 0 हो जाएगा। तो इफ फाई इक्वल टू 0 तो आई को क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि एल तो कांस्टेंट है। जब मैंने एल को कांस्टेंट रखा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एल को चेंज करता है वो, तो अभी तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसमें मैंने क्या माना है कि एल कांस्टेंट है, सिंपल, बाकी सोचना ही नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं कि एल यहाँ कांस्टेंट है, तो अगर आई फ्लक्स 0 है तो फिर आई भी क्या होगा वहां 0 होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इंडक्टर डज नॉट चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स जस्ट आफ्टर मेकिंग द कनेक्शन। अब मान लो पहले से उसमें इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब वो करंट भी चेंज नहीं होगा अगर कुछ चेंजेस किए हमने तो। अभी आगे क्वेश्चंस में ही लगाऊंगा। इसलिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का, कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा इमीडिएटली, कोई भी चेंज अगर हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस करते हैं तो। है क्लियर, ये पॉइंट याद रहेगा। ठीक, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ चार्जिंग ऑफ द इंडक्टर। जैसे हमने चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के बारे में बात किया, वैसे चार्जिंग ऑफ द इंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है, यानी हम एक तरह से आर
एल सर्किट की बात करने जा रहे हैं। आरएल ट्रांजिएंट सर्किट इसको कहा जाता है। मैं आरएल सर्किट ही ले लेता हूँ। वो हमने आरसी सर्किट के बारे में बात किया था। तो ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है। और ये हमारे पास में की के है, ये प्लस है माइनस, और ये ईएमएफ ई की बैटरी हमने लगा रखी। ये हमारे पास सर्किट है। अभी आप देखो कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी करंट जीरो है, इसका मतलब फ्लक्स जीरो, इंडक्टर के अक्रॉस फ्लक्स जीरो है। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू जीरो, at t equal to 0, at t equal to 0, key K is closed. Key K is closed. ठीक है, and electric key K is closed and electric current in this circuit is 0. Okay, at time t, electric current in this circuit, at time t electric current in the circuit I, तो t प्लस डी टी में मान लो करंट हो गया इसका I प्लस डी आई। ठीक है, ये आर है और ये एल है। सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो करंट को हम लोग इंक्रीज करता हुआ मान रहे हैं यहाँ। तो ये इसको क्या करेगा, क्योंकि इससे एसोसिएटेड फ्लक्स इस तरह से होगा, तो ये अपोज करेगा। तो ये प्लस है माइनस, और ये एल डी आई बाई डी टी है। ठीक है, और ये आई है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ई प्लस आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, तो एल डी आई बाई ये हो गया ई माइनस आई आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ डी टी, इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग, तो हो गया 0 से टी और ये 0 टू आई, क्योंकि इनिशियल करंट तो 0, क्योंकि इमीडिएटली फ्लक्स चेंज होगा नहीं। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल माइनस 1 बाई आर एल एन ई माइनस आई आर 0 टू आई इक्वल टू ये हो जाएगा टी। तो माइनस और एल बाई आर को मैं इधर ले जाता हूँ राइट साइड में, तो ये जाएगा एल एन ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। ई माइनस आई आर इक्वल टू ई टू पावर माइनस आर टी बाई एल। तो आई आर इक्वल टू ई को बाहर से ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर टी बाई एल। तो आई इक्वल टू हो गया हमारे पास में ई बाई आर 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर टी बाई एल। ये हमारे पास में करंट आ गया किसी टाइम टी पर। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये आई है, तो आप देख रहे हो कि ये करंट ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और ये टाउ इक्वल टू तो अगर मैं इसको यहाँ बोलेंगे टाइम कांस्टेंट,
तो ये हो जाएगा हमारे पास में, दरअसल इसमें जो करंट होता है वो 0.63 ER होता है, मतलब इस वैल्यू पर, इस टाइम पर इसमें इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो 0.63 E/R होता है। ओके, यही टाइम कांस्टेंट भी है, ठीक। और आप देख रहे हो कि अगर इसी वैल्यू में आप t टेंस टू इन्फिनिटी रखो तो इसको क्या, ये क्या होगा, ये स्टेडी स्टेट माना जाएगा। तो स्टेडी स्टेट पे आप देखो सर्किट में करंट क्या हो रहा है, सर्किट में करंट हो जा रहा है E/R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेडी स्टेट पे इसका बिहेवियर क्या हो गया, एक रेजिस्टेंसलेस वायर की तरह हो गया ना। यानी सिंपली आप देख रहे हो कि इसमें इसके अक्रॉस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, यानी इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, 0 हो गया। यानी जो भी वोल्टेज हो किसके अक्रॉस है, वो आर के अक्रॉस है। यानी इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई नॉट तो आई नॉट इक्वल टू E/R। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास में। तो समझ में आ रहा है। तो t इक्वल टू 0 पर आप देखो कि करंट 0 है, t टेंस टू इन्फिनिटी पर, यानी स्टेडी स्टेट पर करंट E/R है। यानी इसका बिहेवियर क्या हो गया, एक रेजिस्टेंसलेस वायर की तरह हो रहा है। और t इक्वल टू 0 पर आप देखिए यहाँ, अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट करता हूँ तो di/dt इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा E/R और माइनस, ये मतलब प्लस हो जाएगा R/L e⁻t आप देखो R से R कैंसिल आउट हो गया, तो L/di/dt आप यहाँ देखो ये E हो रहा है और ये इक्वल टू E है। यहाँ देखो t इक्वल टू 0 पर E की वैल्यू क्या है, यहाँ E है। कैसे, क्योंकि सॉरी ये E ये आएगा ना TRT/L। तो t इक्वल टू 0 पर E की वैल्यू कैपिटल E है, लेकिन t टेंस टू इन्फिनिटी पर देखो E की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो ये क्या है हमारे पास में, स्टेडी स्टेट है। बात समझ में आ रही है। तो आज इतना ही करेंगे भाई, क्लियर है सबको। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ एक सर। मिनट, कहाँ से लिखना था आपको, नोट से लिखना था ना, हाँ सर। ऊपर वाला लिख लिया था ना वो एग्जाम्पल तो 23 तो, सर हाँ ये सर। लिखना। हाँ 23 लिखना था। नहीं सर। हाँ लिखो तो फिर यहीं से। एक मिनट रुको यार, बहुत शोर शराबा हो रहा है।
लिख लिया ना आप लोगों ने? नहीं लिखा अभी भी? हो गया सर। लिख लिया ना भाई सबने? हाँ सर। चलो ठीक है फिर। सर हाँ बोलिए। सर हम्म। सर वो आपने कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस भेजे नहीं थे शायद, भेजे तो हैं देखो। थर्मल एक्सपेंशन दिखा। नहीं दोनों के ये थे वो, कैलोरीमेट्री के भी क्वेश्चन उसी में देखो ना आप। भेजा है नहीं मैंने है तो। सर। हाँ कैलोरीमेट्री क्वेश्चन 1 to 18 क्वेश्चन नहीं एक्सरसाइज में। सर आपने बस मेंस बैच में भेजा। अच्छा एडवांस बैच में नहीं भेजे थे क्या? ठीक है भेजता हूँ फिर मैं। ठीक है ओके चलो। ओके बाय।